हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स वंस अगेन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन सीरीज में लेके आ रहे हैं आपके लिए 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर, नहीं क्वेश्चन पेपर। एक्चुअल में किसी स्कूल का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है और उस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को हम आज स्टडी करेंगे और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड के हिसाब से सारे बने हुए हैं। तो ध्यान रखना, आप अपने बोर्ड के फर्स्ट लेवल एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हो इस पेपर के साथ। तो ये एक्चुअल में किसी स्कूल का प्री बोर्ड पेपर है और इस प्री बोर्ड पेपर में बिल्कुल जैसे बनाया गया है स्कूल के हिसाब से 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है आपका। 40 मार्क्स का पेपर है आपका और इसमें होना यह है कि टोटल 60 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और उन 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चंस आपके पास चॉइस में होंगे छोड़ने के। टोटल पेपर आपका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ABC। फर्स्ट सेक्शन जिसमें 24 क्वेश्चंस होंगे और आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 छोड़ने हैं। सेक्शन बी 24 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। और सी सेक्शन में आप 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन आपके पास छोड़ने का ऑप्शन है। इस तरीके से आपने 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। तो 50 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के हैं, मीन्स 1 क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन 0.8 मार्क का है और किसी भी क्वेश्चन में गलत करने का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये तो आपको आ गया फॉर्मेट। तो आप इस पूरे पेपर को आप देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पूरा MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और उसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप करो गलत होगा, नंबर नेगेटिव कुछ नहीं है, आप बस करते चले जाओ। और आपको 3 सेक्शन पेपर हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन A को स्टडी करने वाले हैं। सेक्शन A में MCQ है और आप तैयारी करो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए आखिर में तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और साथ साथ अगर वो लोग जुड़े नहीं हैं, कुछ जो लोग जो नई बार जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं इस प्री बोर्ड के एक क्वेश्चन पेपर का पूरा लेखा जोखा। ठीक है, तो सेक्शन A स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आपके पास ये स्क्रीन पर आ गया सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी चैप्टर का है। M1 एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ। M1 के अंदर क्या इंक्लूड होता है? 4 ऑप्शन है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स एंड बोथ A एंड C। अब आपको पता है M1 का फॉर्मूला क्या था? M1 का फॉर्मूला देता C प्लस DD प्लस OD, आपको याद होगा, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। अब इसके अंदर करेंसी के अंदर आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, तो ये करेंसी का पार्ट है और DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। तो A भी है और C भी है, दोनों ऑप्शन आपके M1 के अंदर आते हैं। इसका मतलब A और C दोनों ऑप्शन आपके पास, जो D ऑप्शन है बोथ A एंड C, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपके पास इस M1 के मेजर में नहीं आते। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया D, बोथ A एंड C। करेंसी जिसके अंदर कॉइन्स एंड पेपर नोट्स हैं और DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है वैल्यू ऑफ CRR इज 8% एंड SLR इज 12%। अगर आपके पास इनिशियल डिपॉजिट्स 2000 हैं तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और टोटल डिपॉजिट्स कितने कितने होंगे? अब ये CRR और SLR 8 और 12% दोनों मिलाकर LRR यानी कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट आपकी हो जाती है 20% की। तो आपके पास मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लायर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आता है 1/LRR, जो कि हो गया इसके अंदर 1/20%। 8 प्लस 12 20%, जिसको लिखेंगे 0.2। अब 1/0.2 जो 5 होता है, ठीक है, 5। इसका मतलब आपका जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो 5 टाइम्स आ जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसके अंदर मल्टीप्लायर की वैल्यू 5, B ऑप्शन और D ऑप्शन में दे रखी है, A और C में नहीं दे रखी। तो आंसर आपका 5 तो ये हो गया। अब B है कि D है, ये डिपेंड करेगा आपका कि आपको दूसरा ऑप्शन पूछा टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं। टोटल डिपॉजिट्स निकालने के लिए आपके जो इनिशियल डिपॉजिट्स थे, इस इनिशियल डिपॉजिट्स को आप मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 इनिशियल डिपॉजिट्स हैं और 5 आपका मल्टीप्लायर है, 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का हो जाता है, ये आपका टोटल डिपॉजिट क्रिएशन। तो 5 और 10,000, ये आपका B ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड का। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज 225 एंड द वैल्यू ऑफ CRR इज 1%, तो SLR कितना होगा? जैसे हमने 1/LRR को 20% को 1/0.25 निकाला था, ऐसे हम मल्टीप्लायर की वैल्यू 25 दे रखी है। तो ऐसे अगर 25 की वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लायर की, तो आप इसमें LRR निकाल सकते हो। कैसे? 100 को इस मनी मल्टीप्लायर से डिवाइड कर दो, परसेंटेज है, रिवर्स कर दोगे तो आपका 4 आ जाएगा। 4 एक्चुअल में क्या है? 4% है। तो आपका जो LRR है वो 4% है। इस LRR के अंदर आपका CRR और SLR का पार्ट है
तो सीआरआर अगर 1% है तो बचा हुआ एसएलआर आपका क्या होगा, 3% होगा। तो हमने क्या किया, मनी मल्टीप्लायर 25 था, इसको 100 से डिवाइड किया, 100 से 25 को डिवाइड करके आपका 4 आ गया एलआरआर जो कि 4% हो गया। इसमें से 1% आपका सीआरआर है तो बाकी 3% आपका एसएलआर होगा, बचा हुआ ऑप्शन सी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ड्यू टू पेंडेमिक और कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट असाइड अ सम ऑफ 500 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड झारखंड। तो पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए अलग रख दिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज या उनके लोगों के इलाज करने के लिए ओडिशा और झारखंड में। तो विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट इज हाइलाइटेड इन द केस अबव। तो अब इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पॉइंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेबिलिटी में तो आप डिप्रेशन और जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, डिप्रेशन है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और रीडिस्ट्रीब्यूशन का कोई ऑब्जेक्टिव था भी नहीं आपके, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। अब बात करें रीअलोकेशन और मैनेजमेंट पब्लिक एंटरप्राइज, इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं कि सरकार अपनी कंपनीज को मैनेज करने की बात कर रही है, इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो रीअलोकेशन रिसोर्सेज का होगा। फोर्थ का ए पार्ट, जिसके अंदर गवर्नमेंट उड़ीसा और झारखंड में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है वहां रिसोर्सेज को अवेलेबल करने की कोशिश कर रही है, तो मतलब रीअलोकेशन रिसोर्सेज का पॉइंट बनता है फोर्थ के ए ऑप्शन में। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग बताना है, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस इन डिफरेंट सेक्टर्स, सेल ऑफ पार्शियल और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सी इंक्रीज्ड ओपननेस एंड इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड, या डी इंक्रीज्ड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब आप देखोगे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जा रहा है या फिर आपके जो शेयर्स पर पीएसयू के बेचे जा रहे हैं, ये दोनों प्राइवेटाइजेशन के पार्ट हैं। और जो ओपननेस और इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये आपके ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो ये जो गवर्नमेंट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने हटाई हैं डिफरेंट सेक्टर से, ये एक्चुअली लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन है कि आप गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस अलग सेक्टर्स में हटा रही है ताकि उनको काम करने की आजादी मिले, इसीलिए इसको हम लिबरलाइजेशन का नाम देंगे। क्वेश्चन 6, सप्लाई ऑफ मनी में क्या आता है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब था मनी हेल्ड बाय पब्लिक। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स, और करेंसी हेल्ड इन गवर्नमेंट अकाउंट। जब बात कर रहे थे मनी हेल्ड बाय पब्लिक, तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक में आरबीआई तो आएगा नहीं और ना ही गवर्नमेंट आएगा, तो बी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। अब रह गया ए और सी। यहाँ लिखा हुआ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक या करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स। आपकी डेफिनेशन क्या थी, मनी सप्लाई का मीनिंग था, मनी सप्लाई मींस द मनी हेल्ड बाय पब्लिक। अब वहां पर डेफिनेशन में करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक नहीं लिखा हुआ, मनी हेल्ड बाय पब्लिक लिखा हुआ है। तो मनी के अंदर करेंसी भी आती है और डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। अगर डेफिनेशन में करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक होता तो हम इसका ए ऑप्शन ले लेते, पर चूंकि मनी हेल्ड बाय पब्लिक है तो मनी के अंदर आपके पास करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक भी आएगा और डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स यानी सरकार के पास टैक्स के अलावा जो पैसा आता है, इनमें से कौन सा है। अब इसमें ग्रांट्स, फाइन्स, वैट और इनकम टैक्स। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको जीएसटी का नाम देते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो टैक्स हो गया ये, और इनकम टैक्स तो टैक्स हो ही गया। तो इसका मतलब दोनों टैक्सेस हैं, तो आपको नॉन टैक्स बताने हैं। नॉन टैक्स में ग्रांट्स और फाइन्स दोनों आ सकते हैं, 1 और 2 दोनों, और आपका ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन में 1 और 2, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके लिए नॉन टैक्स रिसीप्ट, यानी कि वो पैसा जो सरकार के पास टैक्स के अलावा कहीं से आता है। ओके, 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन आते हैं, जीएसटी ब्रिंग 60 lakhs न्यू टैक्स पेयर्स, व्हाट विल बी इट्स लाइकली इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट। रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास 70 हैं और रेवेन्यू रिसीप्ट्स 50 हैं, इसका मतलब 20 का जो डेफिसिट है वो आपका घाटा है सरकार की गवर्नमेंट बजट का। लेकिन अब वो जो जीएसटी की वजह 60 लाख नए टैक्स पेयर्स आए हैं, उनकी वजह से सरकार की टैक्स की कलेक्शंस बढ़ जाएंगी। अब जब टैक्स की कलेक्शंस बढ़ेंगी तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स बढ़ेंगे। अब रेवेन्यू रिसीप्ट्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के 50 की जगह 60 हो जाते हैं, तो 70 माइनस 60 आपका हो जाएगा 10। अगर ये 60 हो जाता है तो 70 माइनस 60 एक्सपेंडिचर वही है, रिसीप्ट्स बढ़ गए, तो इसका मतलब आपका गैप हो गया, आपका डिफरेंस बजट डेफिसिट का हो गया 10 का। तो अब आपका 60 लाख न्यू टैक्स पेयर्स की वजह से जो डेफिसिट 20 था 10 हो गया, इसका मतलब आपका जो गैप है रेवेन्यू डेफिसिट का वो आपका डिक्रीज हो गया है। ओके, तो 8th का हो गया बी पार्ट।
नाइन्थ क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर। इकोनॉमिस्ट जो है पुअर को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर का यूज करते हैं पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए? ऑक्यूपेशन या ओनरशिप एसेट्स। पुअर की यानी गरीब लोगों की पहचान बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है या इकोनॉमिस्ट जो है वो ऑक्यूपेशन भी देखते हैं कि कौन से ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, और ओनरशिप एसेट्स भी देखा जाता है कि उनके पास एसेट्स कितने हैं। दोनों चीजों को देखा जाता है पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब है यहाँ पर बोथ 1 and 2 का ऑप्शन करेक्ट आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। इसमें गलत कौन सी है? पहला है लिखा है रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ श्योरली ट्रिकल डाउन टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। बी कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स इज नॉट एडिक्वेट टू आइडेंटिफाई द पुअर। सी पॉवर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या पॉवर्टी एरेडिकेशन नीड्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब चार ऑप्शन में से आपको एक इनकरेक्ट बताना है। हम एक एक करके देखते हैं कि पॉवर्टी एरेडिकेशन में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। यस, बिल्कुल चाहिए, ठीक स्टेटमेंट है। पॉवर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। यस, ये भी है कि पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट में आपस में रिलेशनशिप है। और कैलोरी बेस्ड नॉर्म एडिक्वेट नहीं है पुअर आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब इस ए वाले स्टेटमेंट देखें तो रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने से श्योरली ट्रिकल्स डाउन टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी गरीब से गरीब लोगों तक इसका फायदा, इसका इफेक्ट पहुंचेगा या श्योरली पहुंचेगा लिखा हुआ है। तो ये श्योरली वर्ड लिखा हुआ है, इसको अगर हम फोकस करें तो श्योरली नहीं पहुंचेगा। हो सकता है पहुंचे, हो सकता है ना भी पहुंचे, और कई बार ऐसा होता है कि इनके तक फायदा पहुंच नहीं पाता। तो इसका मतलब कहा जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़ रही है उसकी वजह, उसका जो फायदा है पुअरेस्ट पुअर तक पहुंच पाएगा या श्योरली पहुंच पाएगा, ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरी तरह ठीक नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका है 10th का ए। ठीक है, समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चन? पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए लोग जुड़ते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर वो होते हैं जो या तो पुअर हमेशा गरीब रहते हैं या फिर ज्यादातर गरीब रहते हैं, यूजुअली पुअर रहते हैं। इसमें लिखा हुआ एग्जांपल्स पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट साइड कॉबलर्स, सीजनल वर्कर्स या रैक पिकर्स। इसके अंदर जो पुश कार्ट वेंडर्स ठेले चलाने वाले हैं, स्ट्रीट साइड कॉबलर्स हैं, मोची हैं, और रैक पिकर्स को उठाने, तीनों के तीनों ऐसे हैं जो क्रॉनिक पुअर की डेफिनेशन में आते हैं क्योंकि वो ज्यादातर हमेशा पुअर ही रहते हैं। सीजनल वर्कर्स ऐसे हैं जो सीजन के वक्त बीपीएल पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाते हैं, और सीजन नहीं होता है तो वो पॉवर्टी लाइन नीचे, यानी ओकेजनली पुअर में आते हैं, वो ट्रांजिएंट पुअर कहलाते हैं। इसका मतलब ये सीजनल वर्कर जो हैं ये क्रॉनिक पुअर में नहीं आते। 12th क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग करना है। 4 ऑप्शंस एबीसीडी लेफ्ट साइड पे और 4 ऑप्शन 1 2 3 4 आपके पास राइट साइड पे दे रखे हैं। माइग्रेशन, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, पॉपुलेशन का हाई ग्रोथ रेट और लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। इधर लिखा हुआ रिड्यूस्ड इन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ब्रेन ड्रेन और मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब एक एक करके देखते हैं। तो माइग्रेशन का इफेक्ट पड़ रहा है इसके अंदर, ब्रेन ड्रेन, क्योंकि माइग्रेशन का मतलब होता है जब हमारे देश के लोग यहाँ पढ़कर विदेशों में पढ़ने नौकरी करने चले जाते हैं, तो एक तरह से हमारा जो देश का ब्रेन है वो ड्रेन होकर विदेशों में जा रहा है। तो ब्रेन यानी फर्स्ट का ए का थर्ड पार्ट आपका मैच करता है माइग्रेशन के साथ ब्रेन ड्रेन, जिसकी लिमिटेशन भी है। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कम है तो इसका जो मैच करेगा यहाँ पर कि मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल, जितनी स्किल की रिक्वायरमेंट और कितना हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड है, इसमें एक मिसमैच है क्योंकि हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड काफी लो है। तो आपका ए का 3 और बी का 4। पॉपुलेशन जो हाई ग्रोथ रेट है हमारी, उसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारी रिड्यूस्ड इन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। यस, हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है तो। और मैन पावर प्लानिंग नहीं है प्रॉपर, इसकी वजह से इम्बैलेंस आता है हमारी डिमांड एंड सप्लाई ह्यूमन रिसोर्स में। तो ये आपका डी का हो गया सेकंड। तो आपका ऑप्शन जो आ रहे हैं ए का 3 ये वाला, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 4 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आपके पास 12th का हो गया बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 13th में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं? कॉलम 1 कॉलम 2 में 4 पेयर दे रखे हैं, आपको इसमें से करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है, यानी इसमें मैच नहीं करना, सिर्फ एक करेक्ट पेयर है वो बताना है आपको। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, अगर हम फ्रांस में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या वो करंट अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा? फ्रांस में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने से हमारे देश में पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, तो जब आएगी तो रिसीप्ट साइड यानी क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए। ये डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया। इंपोर्ट ऑफ मशीन फ्रॉम जापान, जापान से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट तो जाएगी मान लिया, पर ये करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि मशीनरी एक विजिबल आइटम्स में आता है। तो विजिबल आइटम विजिबल ट्रेड कहाँ जाते हैं? हमारे करंट अकाउंट में, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। रेमिटेंसेस ऑफ रिलेटिव स्टेइंग अब्रोड, अगर हमारे रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं उनको हम अपना यहाँ से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं
तो वो भेज रहे हैं तो वो आपकी पेमेंट है, पेमेंट है तो डेबिट साइड पे आएगी, यस डेबिट साइड पे आएगी। और क्योंकि ये रेमिटेंसेस आपका बीओपी का ट्रांसफर्स के अंदर आता है तो ट्रांसफर्स आपके करंट अकाउंट में आते हैं तो करंट अकाउंट का पार्ट बच जाता है, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में आएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक फोर्थ ऑप्शन चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट बाय एप्पल फोन फर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पर अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुई है तो पैसा तो आया है, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा, तो क्रेडिट साइड पे आएगा पर कैपिटल अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है जिसमें एसेट्स बढ़ते हैं, एसेट्स पर असर पड़ता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो सी के साथ थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 14th क्वेश्चन है आपका, इफ एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ एक्सचेंज $1 to 60 rupees हैज चेंज्ड इनटू $1.50 rupees, यानी कि पहले $1 के बदले में आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के बदले में 50 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि आपको अब $1 का सामान खरीदने के लिए पहले से कम पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपके रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, आपको अब कम पैसे देने पड़ रहे हैं। रुपी हैज एप्रिशिएटेड, ये रुपीज रिवैल्यूड हो सकता था अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंजेस लाती, लेकिन ये मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के हिसाब से ऑटोमेटिकली होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से होता है, तो वो रुपी एप्रिशिएट हुआ है, अब हम पहले से कम पैसे देने पड़ रहे हैं $1 का सामान खरीदने के लिए, तो ये रुपी हैज एप्रिशिएटेड। अब इसमें से एक ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट नीड्स टू मेंटेन लार्ज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज, नो, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन नहीं करने पड़ते। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज, और सी ऑप्शन में इन द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, और डी लिखा हुआ इन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस रेट फिक्स नहीं करते, सरकार करती है, तो बी, ए और डी दोनों ऑप्शन गलत है। अब रह गए बी और सी जिसके अंदर दोनों मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, यहाँ पे लिखा सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है। यस, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में सेंट्रल बैंक आरबीआई भी इंटरवीन करती है एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस रोकने के लिए, इसलिए 15th का ऑप्शन है सी। 16th, foreign exchange transactions which are independent of other transactions in the BOP account are called current transactions, capital transactions, autonomous transactions या accommodating transactions। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो बीओपी के किसी भी ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं होती, ऐसी ट्रांजैक्शंस को ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, तो 16 का हो गया बी। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस किसी भी ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं होते। 17 में है द इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, हमारी इंडियन कंपनी ने बाहर इन्वेस्टमेंट की है, अब इस ट्रांजैक्शन को कहां एंटर करेंगे बीओपी में, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट या डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट। अब सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट की है तो हमारे यहाँ से पैसा तो बाहर गया, जब पैसा यहाँ से बाहर गया है तो ये पेमेंट यानी डेबिट साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा तो ए, बी या डी ऑप्शन हो सकते, ए और सी तो हो नहीं सकते। अब इसमें से क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की गई है तो ये इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स पर असर डालती है, तो ये आपकी कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो एसेट्स और लायबिलिटी पर असर डालने वाली ट्रांजैक्शन सारी कैपिटल अकाउंट में आती है, तो इसका ऑप्शन आपका डी इज राइट। 18th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड व्हिच रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर। ये डायरेक्ट आंसर है, लोन के अमाउंट और सिक्योरिटी के अमाउंट के डिफरेंस को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, तो 18 का हो गया सी। ये आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जब हम लोन लेते हैं, लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी देते हैं, तो लोन के अमाउंट और सिक्योरिटी के अमाउंट के डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया शुड एमर्ज द नॉलेज इकोनॉमी, ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, इंडिया शुड एमर्ज द नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी इंप्लाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी में सब कुछ आएगा एक चीज को छोड़ के, तो कौन सी चीज नहीं आएगी। इंडियन जेम्स इंडस्ट्री हैज बीन शोइंग एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड ओवर द पास्ट 2 decades। B, knowledge economy is based on robust education system। C, India can transform itself into a knowledge based economy by using IT। या D, value of IT depends greatly on the existing level of economic development। अब इसमें अगर देखते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है, यस इट इज द राइट स्टेटमेंट। इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, कन्वर्ट कर सकती है आईटी की मदद से, ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, और आईटी की जो वैल्यू है डिपेंड कर सकती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये भी हमारी नॉलेज इकोनॉमी को क्लियर करती है। लेकिन इंडियन जेम्स इंडस्ट्री की बात, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, वो अच्छा रिकॉर्ड शो करिए पिछले 20 साल से, इसका मतलब ये नॉलेज इकोनॉमी के अंदर नहीं आता।
नॉलेज इकोनॉमी में नॉलेज बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें आती हैं। ये इंडियन जनरल इंडस्ट्री के बारे में जो इंप्रेसिव रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है। तो नॉलेज इकोनॉमी में ये चीज नहीं आएगी, 19th का होना चाहिए ए पार्ट। 20th, which one was not the reason behind introduction of NEP 1991? 91 में जो पॉलिसी आई थी उसमें से इन चारों में से कौन सा रीजन नहीं था जिसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी? हाई डेट बर्डन, एडवर्स बीओपी, हाई फिस्कल डेफिसिट या पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में ये सारे कारण थे। हाई डेट बर्डन भी था, पीओपी का एडवर्स बैलेंस भी था, हाई फिस्कल डेफिसिट भी था जिसकी वजह से एनपी लाई गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस रीजन नहीं था इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के लिए। इट वाज नॉट द रीजन। 21, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लेते हैं ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है एज इट क्रिएट्स लायबिलिटी, या कैपिटल रिसिप्ट एज इट रिड्यूसेस एसेट्स, या बोथ बी एंड सी। ये बात पक्की है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना जब हम पैसा ले रहे हैं तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों है? कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जिससे या तो लायबिलिटी बढ़ती है, एसेट्स कम होते हैं। अब जो वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए इसका आंसर बी आएगा। इसमें कोई एसेट्स कम नहीं हो रहे हमारे, इसलिए सी ऑप्शन नहीं आएगा। 22 में लिखा है क्वाटा रेफर्स। कोटा का मतलब क्या होता है? टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, या बोथ एंड बी। कोटा का मतलब टैक्स लगाना नहीं होता, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत है। जब ए ऑप्शन गलत है, नीचे ए एंड बी लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया, रह गया बी। कोटा मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाना ही होता है। रेस्ट्रिक्शंस किस पर? क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर या क्वांटिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर इंपोज जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको कोटा में नहीं आती, जबकि कोटा में आती है जो हम सामान बाहर से खरीदते हैं उसमें एक लिमिट से ऊपर बाहर से नहीं खरीद सकते, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर लिमिट लगाई जाती है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ये आपका 22 का बी पार्ट आता है। 23, जो सेल ऑफ मोर देन 51% शेयर्स, पीएफयू के 51% से ऊपर शेयर अगर बेचे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी सेल, बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल सेल, स्ट्रेटेजिक सेल या मल्टीलैटरल सेल। इसको हम स्ट्रेटेजिक सेल बोलते हैं, याद रख लेना। 51% से ऊपर शेयर बेचने को हम स्ट्रेटेजिक सेल बोलते हैं। जीएसटी इज अ डैश टैक्स इंप्लीमेंटेड इन द ईयर। जीएसटी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? 4 ऑप्शंस हैं, और कौन से साल में? 2015, 2017। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, पक्की बात, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है सीओडी ऑप्शन में। इंप्लीमेंट कब हुआ था? 15 में या 17 में? इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 2017। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड 2017। ये हमने अभी आज के इस वीडियो के अंदर 24 क्वेश्चंस, जो फर्स्ट सेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, वो हमने आज सारे क्वेश्चन ए सेक्शन में कर लिए। अगली वीडियो में हम बी सेक्शन और सी सेक्शन की तरफ चलेंगे, और आप बने रहिए तब तक। ये रिवीजन सीरीज में आपके आज की जो 12th क्लास की हमने ये सैम्पल पेपर की जगह क्वेश्चन पेपर पकड़ा है, जो एक्चुअल में किसी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है जो आया, और इसी बेस पर आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है आपका बोर्ड का। ध्यान रखना है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पेपर हम करेंगे, तो बी रेडी। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए, सेकंड पार्ट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए लर्न कॉमर्स के साथ। मैं बहुत ही जल्दी आपके पास आऊँगा अगली वीडियो के साथ। तब तक स्टे विद लर्न कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।